हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट किए थे अपने वैल्यूएशन रूल्स, जिसमें हमने किए रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 31 कैपिटल ए और साथ ही 32 के भी हमने कुछ सब रूल कर लिए थे। तो आज की क्लास में बेटा जो हमारे बैलेंस रूल्स हैं उन्हें कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा सब रूल 4, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे की जाती है बेटा, वैल्यूएशन समझते हैं। तो इस केस में बेटा जो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस होती है उसकी जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो वेरी करती है नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो बेटा रूल्स में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को जो है बताया गया है, जिसमें 3 जो हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी के स्पेसिफिक केस है और 4th केस जो आता है वो होता है बेटा हमारा रेजिडुअल केस, जिसे हम अदर केसेस भी बोल सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं उस पॉलिसी की जिसमें ड्यूल बेनिफिट दिया जा रहा है पॉलिसी होल्डर को। पॉलिसी विद ड्यूल बेनिफिट्स ऑफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए वो पॉलिसी जिसमें ड्यूल बेनिफिट है, एक तो है रिस्क कवरेज का और दूसरा है इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी होल्डर को। तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो रूल्स बात करते हैं। ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग इफ सच एलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, जो पॉलिसी होल्डर से ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, माइनस वो अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट की जा रही है वो भी रिड्यूस कर दी जाएगी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, ये इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है तभी रिड्यूस की जाएगी अगर इस अमाउंट को इंटीमेट कर दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। इन केस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट नहीं की जाती तो बेटा इस कैटेगरी में वो फॉल नहीं करेगा, फिर वो रेजिडुअल केस में फॉल करेगा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। सिंगल प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है बेटा एन्युटी पॉलिसी के लिए, तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या होगी, तो रूल्स बात करते हैं। 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर वेयर एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। 10% चार्ज किया जाएगा बेटा सिंगल प्रीमियम का, वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान देना, इस केस में जो इन्वेस्टमेंट एलोकेट की जा रही है या सेविंग्स एलोकेट की जा रही है वो पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट नहीं की जा रही, तभी बेटा हम सिंगल प्रीमियम का 10% जो है टैक्सेबल वैल्यू लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अदर केसेस में फॉल कर जाएगा। ठीक है। थर्ड स्पेसिफिक टाइप की इंश्योरेंस सर्विस की बात करते हैं, पॉलिसी विद ओनली रिस्क कवर। पॉलिसी क्या है, सिर्फ बेटा रिस्क कवर है, जिसे आजकल टर्म इंश्योरेंस भी बोला जाता है। तो उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी एंटायर प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। जितना भी प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है पॉलिसी होल्डर से वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है बेटा, 3 तरह के स्पेसिफिक केसेस हमें समझ आ गए। अब बात करते हैं रेजिडुअल केस की। तीनों कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करती वो पॉलिसी, तो किस में आएगी, वो आएगी बेटा रेजिडुअल केसेस, जिसे बोलते हैं अदर केसेस। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर। पहला साल जो होगा बेटा, पहला साल जो होगा उस केस में जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है पॉलिसी होल्डर से उसका 25% जो है वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। और सब्सिक्वेंट ईयर में जो रेट फर्स्ट ईयर पे चार्ज किया गया था बेटा उसका हाफ कर दीजिए, यानी 25% का हाफ क्या होगा, 12.5%। तो सब्सिक्वेंट ईयर में जितना प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है उसका 12.5% जो है कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आया। 4 केसेस हमने करे, 3 केसेस स्पेसिफिक और एक रेजिडुअल। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज चार्ज्ड ग्रॉस प्रीमियम ऑफ ₹180 लाख फ्रॉम पॉलिसी होल्डर with respect to life insurance policies in the 2017-18, out of which rupees 100 lakh has been allocated for investments on behalf of the policy holders. तो लो बता रहा है बेटा, अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करती है अपने पॉलिसी होल्डर से कितनी अमाउंट का, 180 लाख का।
और ये जो ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया गया है ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग किया गया है? ईयर 2017-18 में जो पॉलिसी हुई है उनके रिगार्डिंग ये प्रीमियम चार्ज किया गया है पॉलिसी होल्डर से, जिसमें से 100 लाख जो है बेटा वो एलोकेट कर दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। 180 लाख में से 100 लाख जो है बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पर। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ALICL यानी अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करिए लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग। नंबर 1, if the amount allocated for investment has been intimated by ALICL to the policy holder at the time of supply of services। देखिए केस 1 क्या बात करता है? केस 1 बात करता है कि जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की वो बेटा इंटीमेट कर दी गई है अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन से स्पेसिफिक केस में ये फॉल कर रहा है बेटा? जो हमने कैटेगरी नंबर 1 की थी बेटा, ध्यान करिए, जिसमें ग्रॉस प्रीमियम जो चार्ज किया जाता था प्रीमियम होल्डर से, पॉलिसी होल्डर से, उसमें से रिड्यूस कर दिया जाता था एलोकेशन की अमाउंट, अगर एलोकेशन की अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट कर दी गई है। तो इस केस में 180 लाख जो है बेटा पॉलिसी होल्डर से चार्ज किए, माइनस कर दीजिए 100 लाख, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंटीमेट कर दी गई है पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? 180 लाख माइनस 100 लाख इक्वल्स टू 80 लाख। 80 लाख क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और टैक्सेबल वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं। इसी वैल्यू पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है। केस 2, if the amount allocated for investment has not been intimated by ALICL to policy holders at the time of providing of service। अगर बेटा इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है, जो एलोकेट की जा रही है अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इंटीमेट नहीं की जाती पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, तो क्या होगा? तो देखिए बेटा कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करता है क्या? आंसर इज नो। तो जाएगा बेटा रेजिड्यूरी प्रोविजन। रेजिड्यूरी प्रोविजन क्या बात करता था बेटा? रेजिड्यूरी प्रोविजन बात करता था कि जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है पॉलिसी होल्डर से, फर्स्ट ईयर में उसका कर दीजिए 25% और सब्सिक्वेंट ईयर में क्या करिए? प्रीमियम का कर दीजिए 12.5%। तो फर्स्ट ईयर का अगर हम कंप्यूट करें तो इस केस में क्या आएगा बेटा? 180 लाख इंटू 25%, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 45 लाख। तो 45 लाख क्या हो गई? टैक्सेबल वैल्यू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड केस, इफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड बाय ALICL फ्रॉम पॉलिसी होल्डर इज ओनली टूवर्ड्स रिस्क कवर, केवल रिस्क कवर के लिए लिया जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है बेटा? जितनी भी अमाउंट है ग्रॉस प्रीमियम चार्ज की गई है जो अमाउंट, वो क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो उस केस में ग्रॉस प्रीमियम कितना चार्ज किया गया? 180 लाख। तो 180 लाख पर ही बेटा जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब सब रूल 5 की, जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स मार्जिन स्कीम। क्या बात करता है सब रूल 5? देखिए, जब सेकंड हैंड गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई की जा रही है तो उस केस में जीएसटी कितना लगेगा, इस बारे में वो बात करता है। मार्जिन स्कीम की बात की गई है। मार्जिन स्कीम का मतलब क्या है? मार्जिन जो इसमें डिफाइन किया गया है बेटा, वो डिफाइन किया गया डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एट विच द गुड्स सप्लाइड एंड द प्राइस एट विच द गुड्स आर परचेज्ड, यानी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये क्या हो गया? मार्जिन हो गया। ठीक है बेटा। अब इस मार्जिन पर जो है जीएसटी लगा करता है। इन केस ये जो मार्जिन है वो बेटा आता है नेगेटिव में, यानी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इक्वल्स टू नेगेटिव प्राइस आ रहा है, तो उस केस में इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन बेटा इसमें एक कंडीशन है कि अगर जो सेकंड हैंड गुड्स परचेज की है रेसिपिएंट ने, अगर वो बेटा आईटीसी अवेल कर लेता है उस पर, तो बेटा सब रूल 5 के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस केस में नॉर्मल जो जीएसटी के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। चलिए एक नोटिफिकेशन और करते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड सेकंड हैंड गुड्स डीलर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीएसटी। ये नोटिफिकेशन आई थी बेटा, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017, सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 को ये नोटिफिकेशन आई थी।
बात करती है नोटिफिकेशन, देखिए कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा, और रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या कर रहा है, सेकंड हैंड गुड्स जो है बेटा वो परचेज कर रहा है। तो उस केस में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है बेटा, तो वहां पर जो है सीजीएसटी नहीं लगेगा। सेम आइडेंटिकल नोटिफिकेशन जो है बेटा वो एसजीएसटी में भी प्रोवाइड की गई है। यानी अगर हम बात करें कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है सेकंड हैंड गुड्स की अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में बेटा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गया। तो बेटा प्रोविजन क्या बने, देखिए वैल्यूएशन कैसे की जाएगी सेकंड हैंड गुड्स की, कंपेयर करते हैं। व्हेन आईटीसी इज नॉट अवेल्ड, मार्जिन स्कीम, जब आईटीसी अवेल नहीं किया जाएगा तो मार्जिन स्कीम अप्लाई होगी। मार्जिन स्कीम में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू यानी मार्जिन। इन केस ये जो मार्जिन है वो नेगेटिव है, तो उस केस में बेटा जीएसटी फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। साथ ही बेटा अगर सेकंड हैंड गुड्स जो हैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में बेटा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, सीजीएसटी भी नहीं लगेगा और एसजीएसटी भी नहीं लगेगा। बट अगर रेसिपिएंट जो है बेटा वो आईटीसी अवेल करता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर नॉर्मल वैल्यूएशन के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए अब एग्जांपल से करते हैं, क्लियर पिक्चर आ जाएगी बिल्कुल माइंड में। अ कंपनी एक्स लिमिटेड which deals in buying and selling of second-hand cars, purchased a second-hand Maruti Alto car of March 2014 make for rupees 3 lakh from an unregistered person and sells the same after minor furbishing for rupees 3,50,000। एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड जो किस में डील करती है, बाइंग एंड सेलिंग में डील करती है सेकेंड हैंड कार की। वो परचेज करती है बेटा एक सेकंड हैंड मारुति ऑल्टो कार, मार्च 2014 मेक है, वो मॉडल जो है उसका मार्च 2014 है, लेकिन जिसका ओरिजिनल प्राइस क्या था 5 लाख, और परचेज कितने में कर रही है एक्स लिमिटेड, 3 लाख में कर रही है। साथ ही उसमें कुछ माइनर फॉर्बिशिंग करती है कंपनी और 3,50,000 का यहाँ पर वो सेल कर देती है उस कार को। द सप्लाई ऑफ द कार टू द कंपनी फॉर 3 लाख शैल बी एग्जेम्प्टेड and the supply of the same by the company to its customer for 3.5 lakh shall be taxed। तो लॉ क्या बात कर रहा है, जो सप्लाई हो रही है कंपनी को कार की 3 लाख में, ये एग्जेम्प्ट कर दी गई है जो हमने नोटिफिकेशन पढ़ी बेटा उसके थ्रू। और साथ ही में 3.5 लाख की जो ये सप्लाई कर रही है कंपनी, ये बेटा टैक्सेबल हो जाएगी। जो मार्जिन होगा उसे टैक्स कर दिया जाएगा, यानी 3.5 लाख माइनस 3 लाख क्या हो जाएगा, 50,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा। The value for GST purpose shall be rupees 50,000. That is the difference between the selling and purchase price of the company. In case any other value is added by way of repair, furbishing, reconditioning, etc., same shall also be added to the value of goods and be part of the margin। ठीक है, क्या कहता है लॉ कि 50,000 जो है बेटा उस पर तो जीएसटी लग जाएगा, और अगर कोई अदर वैल्यू ऐड की गई है जैसे रिपेयर के थ्रू या रीफॉर्बिशिंग में या रिकंडीशनिंग एक्सेट्रा में, तो वो भी क्या है ऐड कर दी जाएगी वैल्यू ऑफ गुड्स में, और मार्जिन का जो है वो पार्ट बन जाएगा। ठीक है। इफ मार्जिन स्कीम इज ऑप्टेड फॉर ए ट्रांजेक्शन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, the person selling the car to the company shall not issue any taxable invoice and the company purchasing the car shall not claim any ITC। देखिए अगर मार्जिन स्कीम अप्लाई की जा रही है तो उस केस में जो बेटा सप्लायर है, कौन सा सप्लायर, जो कंपनी को कार प्रोवाइड करा रहा है, वो बेटा कोई भी इन्वॉइस इशू नहीं करेगा, टैक्सेबल इन्वॉइस, और कंपनी जो है ITC अवेल नहीं करेगी ऑन द परचेज ऑफ कार। समझ आ गया बेटा। इन केस अगर वो आईटीसी अवेलेबल कर लेती है कंपनी, तो क्या होगा, मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉर्मल प्रोविजन वैल्यूएशन के लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए, परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोअर, ये जो प्रोविजन है बेटा ये उन केसेस को कवर करता है जहां पर का परचेजर है उसने अगर कोई असेट परचेज की है किसी लोन पर, जैसे बात करें बेटा हाई परचेज की या हाइपोथिकेशन, उस केस में क्या होता है बेटा, जो परचेजर होता है वो असेट को जो है परचेज करता है बट फाइनेंस कराता है उसे किसी थर्ड पार्टी से, यानी थर्ड पार्टी जो होती है बेटा परचेजर की हेल्प करती है उस असेट को परचेज करने में, उसे लोन प्रोवाइड करा देती है। तो उस केस में अगर जो परचेजर है बेटा वो लोन नहीं दे पाता टाइम पर, तो जो लेंडर होता है बेटा वो क्या करता है, एसेट को रीपोजेस कर लेता है, और बाद में ये जो बेटा लेंडर हुआ करते हैं उसमें कुछ रीफर्बिश करके या फिर कुछ चेंजेस करके उस एसेट को जो है सेल कर दिया करते हैं। तो लॉ यहाँ पर बात करता है बेटा उस केस में जीएसटी कौन सी अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा,
तो यहाँ पर जो बेटा परचेजर है, जिसे डिफॉल्टिंग बोरोवर भी कहते हैं, उसकी दो कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1, अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर कौन है बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और दूसरा वो पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन है, यानी डिफॉल्टिंग बोरोवर इज रजिस्टर्ड। तो दोनों केसेस में कैसे होगा समझते हैं। इफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर इज अनरजिस्टर्ड, तो उस केस में परचेज वैल्यू इक्वल्स टू परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोवर reduced by 5% for every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such a repossession। देखिए क्या बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बात करें बेटा एक एग्जाम्पल की, सपोज मिस आकर्षी जो हैं, इन्हें बेटा एक कार परचेज करनी है, ठीक है। कार के जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो है बेटा ₹10 लाख। अब ये बेटा कार परचेज कर रही हैं, ये कर रही हैं हायर परचेज पर, ठीक है। हायर परचेज पर यानी इन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट जो है बेटा डाउन पेमेंट की और 8 लाख रुपीज़ की जो है ये ईएमआई या इंस्टॉलमेंट बनवा लेती है, ठीक है बेटा। और जो लेंडर है इस केस में अगर हम बात करें तो सपोज एसबीआई जो बैंक है, वो जो है इसमें इनका फाइनेंसर है, वो हेल्प कर रहा है इन्हें कार परचेज करने में। अब देखिए होता क्या है, ये जो इन्होंने कार परचेज़ की बेटा, ये परचेज़ की इन्होंने जनवरी 2019 में, ठीक है बेटा। लेकिन दिसंबर 2019 आते आते क्या हुआ, ये इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाती, तो बैंक जो है उन्होंने दिसंबर 2019 में ये जो कार थी वो रीपोजेस कर ली, यानी वो इनसे लेके चले गए क्योंकि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर पाई। और मार्च 2020 में बैंक ने जो है बेटा ये जो कार थी वो सेल कर दी बेटा ₹8 लाख की, ठीक है। तो देखिए अब क्या बताते हैं रूल्स बताते हैं कि जो परचेज प्राइस है इन द हैंड्स ऑफ बोरोवर के हैंड में परचेज प्राइस क्या है बेटा, हमारे एग्जांपल में वो है बेटा 10 लाख, ठीक है। वो रिड्यूस किया जाएगा, कैसे रिड्यूस किया जाएगा? बाय 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, इस वैल्यू को जो है परचेज वैल्यू को, इसे रिड्यूस करिए। कब खरीदी गई थी बेटा कार खरीदी गई थी जनवरी 2019 में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा आएगा? अप्रैल टू जून, ये एक और क्वार्टर आएगा बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जुलाई टू सितंबर, ठीक है बेटा, 3 हो गए क्वार्टर। अक्टूबर से फिर दिसंबर, ये एक और क्वार्टर आएगा बेटा। और इसी क्वार्टर में दिसंबर 2019 में जो लेंडर है बेटा, यानी जो बैंक है, हमारे केस में एसबीआई बैंक, उसने क्या किया था, रीपोजेस कर ली थी। और सेल कब करी उसने? मार्च में। तो दिसंबर के बाद बेटा जनवरी से मार्च का एक क्वार्टर होता है बेटा, ठीक है। तो 5th क्वार्टर ये हो गया, तो 5 क्वार्टर हो गए बेटा, ठीक है। अब रिड्यूस कर दीजिए इन्हें 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। 10 लाख माइनस 5% ऑफ 10 लाख इंटू 5, ये कितना आया बेटा? तो ये आएगा बेटा 10 लाख माइनस 2,50,000, कितना हो गया बेटा? ये हो गया 7,50,000, ठीक है। तो इसमें मार्जिन क्या हो जाएगा बेटा? सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 8 लाख, ठीक है। 8 लाख में से रिड्यूस करिए कितने? 7,50,000। तो 50,000 जो है बेटा वो क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी 50,000, इस पर जीएसटी लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं अब। नेक्स्ट है इफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर इज रजिस्टर्ड, अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर रजिस्टर्ड है, ठीक है। रीपोजेसिंग लेंडर will discharge GST at the supply value without any reduction from the actual or notional purchase value। तो इस केस में क्या हो गया बेटा? लॉ बात करता है कि कोई भी रिडक्शन नहीं की जाएगी परचेज वैल्यू से। जैसे हमने बात की थी अपने एग्जाम्पल की, आकर्षी जी ने 10 लाख की कार परचेज की थी, तो 10 लाख ही बेटा वैल्यू कंसिडर की जाएगी, उसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सब रूल 6 की।
Special provisions relating to determination of value of redeemable voucher, stamps, coupons, tokens, etc. सब रूल 6 बात करता है जो वैल्यू है किसकी, टोकन की, वाउचर की या कूपन की या स्टैम्प की। स्टैम्प कौन से बेटे, अदर देन पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प को इसमें कवर नहीं किया गया है, ठीक है। which is redeemable against a supply of goods and or services is equal to the money value of the goods and or services redeemable against such token, voucher, coupon और stamp। तो देखिए बेटा सब रूल 6 क्या बात करता है। सब रूल 6 बात कर रहा है अगर टोकन या वाउचर या कूपन की या स्टैम्प की अदर देन पोस्टेज स्टैम्प, उसकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी जो कि बेटा रिडीमेबल है अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो उस केस में जो वैल्यू होगी उस टोकन, वाउचर या कूपन या स्टैम्प की, वो मनी वैल्यू हो जाएगी उस गुड्स या सर्विसेज की जिसके अगेंस्ट ये कूपन या वाउचर या टोकन या स्टैम्प रिडीम हुआ है। जैसे बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है 1500 वर्थ ऑफ मील कूपन्स आर सप्लाइड बाय द टैक्सेबल पर्सन। 1500 की वर्थ के मील कूपन्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं, सप्लाई किए गए हैं एक टैक्सेबल पर्सन द्वारा। तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी उन कूपन्स की जीएसटी लॉ में वो क्या हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सब रूल 7। ये बेटा क्या बात करता है सब रूल 7, समझिए। जब हमने कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ा था बेटा, हमने वहां पर पढ़ा था शेड्यूल 1 जो बात करता था उन एक्टिविटीज की जहां पर विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांजैक्शन होती है तो वो क्या मान ली जाती थी, सप्लाई मान ली जाती थी। टोटल बेटा हमने उसमें 4 पैरा पढ़े थे। जो सेकंड पैरा था वो बात करता था कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो क्या मान ली जाती है, सप्लाई मान ली जाती है। सब रूल 7 क्या बता रहा है बेटा, सब रूल 7 उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन द रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, उस केस में उस सप्लाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डीम्ड टू बी निल हो जाएगी अगर आईटीसी जो है वो अवेलेबल है उस ट्रांजैक्शन पर। यानी रेसिपिएंट ने जो है अगर आईटीसी ले रखा है तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो हो जाएगी बेटा निल। सपोज बेटा पार्ले जी एक ब्रांड है, फेमस ब्रांड है, ठीक है। इसकी एक यूनिट जो है बेटा वो है बेटा दिल्ली में, ठीक है। और दूसरी जो यूनिट है पार्ले जी की वो कहाँ पर है बेटा, वो है बेटा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब लॉ बात कर रहा है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ ये दोनों क्या है आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन में ये आ जाती हैं बेटा, ठीक है। यूनिट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं इन्हें। तो शेड्यूल 1 क्या बात करता था, शेड्यूल 1 बात करता था कि अगर दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है विदाउट कंसिडरेशन तो वो क्या मान ली जाती थी बेटा, सप्लाई, यानी उस पर जीएसटी लग जाया करता था। लॉ ये बात करता है, ठीक है। सपोज गुड्स जो है दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं बेटा, और इन गुड्स के रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ को जो है आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी वो ले रहा है इस पर, ठीक है। तो लॉ यहाँ पर बात करता है उस केस में ये जो सप्लाई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मानी जाएगी डीम्ड टू बी निल। समझ आ गया। ये ट्रांजैक्शन वो बात करता है कि इन केस ट्रांजैक्शन हो रही है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो उस केस में अगर आईटीसी अवेलेबल होता है उस ट्रांजैक्शन पर बेटा रेसिपिएंट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डीम्ड टू बी निल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है बेटा वो है रूल नंबर 33 जो डिफाइन करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा समझने वाली जो बात है यहाँ पर वो है कि ये प्योर एजेंट होता क्या है। एजेंट हमने समझ लिया था कि हाँ एजेंट सिंपल, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया, एजेंट तो समझ आ गया। लेकिन सर ये प्योर एजेंट क्या होता है, तो सिंपल बेटा प्योर एजेंट को समझिए होता क्या है। बात करते हैं बेटा एक एग्जाम्पल की। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए और ये क्या है बेटा, एक है इम्पोर्टर, ठीक है बेटा। अब इनका बेटा एक इम्पोर्ट कंसाइनमेंट आना है तो उसके लिए इन्हें हेल्प लेनी है एक पर्सन की जो इनका कंसाइनमेंट का पेपर रिलेटेड जितने भी वर्क है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वो सारे काम देख सके। उसके लिए ये मिस्टर बी के पास जाते हैं।
मिस्टर बी क्या है, मिस्टर बी की जो है वो है एक कस्टम ब्रोकर, ठीक है। और मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए को ऑथराइज करते हैं कि जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे इस इंपोर्ट कंसाइनमेंट की प्रोसेस में वो आप कर दीजिएगा, मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा, ठीक है। इस केस में बेटा मिस्टर बी जो एक्ट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस वो कर रहे हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं कंसाइनमेंट को इंपोर्ट करने के रिगार्डिंग, मिस्टर ए जो हैं मिस्टर बी को रिम्बर्स कर देते हैं। कोई और अदर कमीशन एक्स्ट्रा चार्जेस वो नहीं देते, तो इस केस में मिस्टर बी जो है वो क्या है, प्योर एजेंट कहलाएंगे। इन केस मिस्टर बी क्या करते हैं, कंसाइनमेंट इंपोर्ट कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर हुए वो तो चार्ज करते ही हैं मिस्टर ए से, उसके अलावा अपने कुछ कमीशन या फीस या कुछ अपने एक्सपेंसेस वो ऐड कर देते हैं मिस्टर ए की जब इन्वॉइसिंग कर रहे हैं। तो उस केस में मिस्टर बी जो है प्योर एजेंट के तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। और रूल 33 बेटा बात करता है जो भी एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इनकर्ड करता है प्योर एजेंट एज ए सप्लायर टू द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट को वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके रिगार्डिंग, उसे बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। इन केस अगर वो कोई बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है, सपोज कमीशन चार्ज कर रहा है या कोई अदर एक्सपेंस वो चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट से, तो बेटा उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे बात करें बेटा एक एग्जाम्पल की, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, सपोज मिस्टर बी जो है अब इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है, और इनवॉइस जो कर रहे हैं वो मिस्टर ए को, उसमें क्या है बेटा, उन्होंने चार्ज किया है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितनी चार्ज की है, सपोज उन्होंने चार्ज किया है 50,000। डॉक चार्जेस जो उन्होंने लिए हैं बेटा वो उन्होंने चार्ज किए हैं 5,000। इस केस में अगर मिस्टर बी मिस्टर ए से सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी और डॉक चार्जेस बेटा रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो चार्जेस वो ले रहे हैं बेटा किस रिगार्डिंग ले रहे हैं, मिस्टर ए को इंपोर्ट कंसाइनमेंट करना था, तो इंपोर्ट कंसाइनमेंट में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं उनकी बात की गई है, केवल वो ही चार्ज किए गए हैं, इस वजह से वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मिस्टर बी इन दोनों चार्जेस के अलावा सपोज वो इंक्लूड करते हैं अपना एजेंसी इनकम, ठीक है, जैसे उनका कोई कमीशन है उसे इंक्लूड कर रहे हैं एजेंसी इनकम, वो मान लो 10,000 है, या वो क्या करते हैं बेटा, वो कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर लेते हैं बेटा, ट्रैवलिंग सपोज होटल एक्सपेंडिचर है उसमें उन्होंने चार्ज कर लिए 15,000, तो रूल 33 यहाँ पर बात करता है फिर 10,000 और ये 15,000 है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिए जाएंगे, इन पर जीएसटी लग जाएगा, 25,000 की अमाउंट पर जीएसटी लग जाए। तो प्योर एजेंट के केस में जहाँ पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस ट्रांजेक्शन होती है, उसके केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इनकर करता है प्योर एजेंट, उन्हें बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। और अगर कोई वो कमीशन या एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, अपने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहा है, तो उस केस में उसे चार्ज कर लिया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के पर्पस के लिए, उस पर जीएसटी लग जाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा एक बार क्रक्स करते हैं प्योर एजेंट का। प्योर एजेंट के केस में लॉ बात करता है कि प्योर एजेंट कौन होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं आर और एस का, ठीक है। आर है बेटा रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और एस जो है बेटा वो है सप्लायर ऑफ सर्विसेज। एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस एज प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमने पढ़ा बेटा, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है कौन, सप्लायर ऑफ सर्विस एज ए प्योर एजेंट, तो वो जो एक्सपेंडिचर वो इनकर्ड करता है बेटा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। लेकिन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। जितनी भी कंडीशन नीचे मेंशन की गई है, 4 कंडीशन मेंशन की गई है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद आर टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ सर्विस के बीच में कि जो एस है वो प्योर एजेंट की तरह काम करेगा और जो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट है वो इनकर करेगा इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या दोनों। डज नॉट होल्ड और इंटेंट्स टू होल्ड एनी टाइटल टू द गुड्स एंड और सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट। आर एस जो है यानी सप्लायर ऑफ सर्विस प्योर एजेंट होल्ड नहीं करेगा कोई भी टाइटल गुड्स में या सर्विसेज में या दोनों में, जो उसने प्रोक्योर किए हैं। किसके लिए, आर के लिए प्रोक्योर किया, आर को सप्लाई करने के लिए प्रोक्योर किए हैं। डज नॉट यूज फॉर हिज ऑन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड
प्योर एजेंट जो है बेटा वो अपने इंटरेस्ट के लिए उन गुड्स या सर्विसेज को यूज नहीं करेगा जो इसने प्रोक्योर किए हैं, किसके लिए, आर के लिए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, एंड रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट incurred to procure such goods or services apart from the amount for the service provided on his own account। और प्योर एजेंट जो है ओनली वो अमाउंट रिसीव करेगा जो एक्चुअली इनकर्ड हुई है उन गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए। तो बेटा अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस केस में एस जो है वो प्योर एजेंट होगा, अदरवाइज वो प्योर एजेंट नहीं माना जाएगा एज पर रूल 33। चलिए बेटा बात करते हैं अब रूल नंबर 34 की, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। रूल 34 बेटा रेट ऑफ करेंसी को डिफाइन करता है। अगर ट्रांजैक्शन किस में हो रही है, अदर देन INR में हो रही है ट्रांजैक्शन, तो रूल 34 बताता है कि गुड्स के केस में आप कौन सा रेट लेंगे और सर्विसेज के केस में आप कौन सा रेट लेंगे INR का। ठीक है, रूल 32 के साथ बेटा इसे कंफ्यूज मत होना। रूल 32 में क्या होता था, वहां पर बेटा परचेज या सेल होती थी फॉरेन करेंसी और उसके रिगार्डिंग मनी चेंजर जो है सर्विस प्रोवाइड कराया करता था, तब रूल 32 एप्लीकेबल होता था। ठीक है बेटा, यहां पर क्या है, ट्रांजैक्शन जो है वो INR में नहीं है वो अदर करेंसी में है, तब बेटा हम रूल 34 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गुड्स के रिगार्डिंग क्या बात करता है रूल, relevant rate of exchange for determining the value of taxable goods is the rate notified by the CBEC under section 14 of the Customs Act 1962। गुड्स के केस में रूल बात करता है कि जो सेक्शन 14 है कस्टम्स एक्ट 1962 का, उसके अकॉर्डिंग CBEC जो रेट नोटिफाई करती है वो रेट लिया जाएगा। और सर्विस के रिगार्डिंग क्या बात की जा रही है, relevant rate for exchange for determining the value of taxable services is the rate determined as per gap prevalent on the time of supply of the said services। जो बेटा गैप के थ्रू रेट डिटरमाइन किया गया है वो रेट सर्विसेज के रिगार्डिंग लिया जाएगा। और कौन सी डेट को लिया जाएगा, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए रूल 35 की बात करते हैं, लास्ट रूल हमारा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ IGST, CGST, SGST, UTGST। तब हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी लॉ बात कर रहा है कि इन केस जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी GST लगकर आया हुआ है, जैसे बेटा एग्जांपल ले, सपोज जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है बेटा वो है 1,18,000 और लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ GST। तो इस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, GST की अमाउंट कितनी है, अदर देन GST की अमाउंट कितनी है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसका जो रास्ता प्रोवाइड कराया है वो कराया बेटा रूल 35। तो लॉ बात करता है जितनी भी अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ GST 1,18,000 सपोज ये हमारे केस में, डिवाइडेड बाय 100% प्लस जो रेट है GST का उसमें ऐड कर दीजिए 18%। ठीक है बेटा, और जो आंसर यहां पर आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये हो जाएगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है बेटा, ये तो हम बहुत केसेस में भी यूज करते आए हैं, लॉ ने यहाँ पे सिंपल बता दिया है। देखिए इन केस बेटा अगर आपको GST की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल जो भी अमाउंट है सपोज 1,80,000 हमारे एग्जाम्पल में, डिवाइडेड बाय 100% प्लस जो रेट है GST का वो ऐड कर दीजिए 18% और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी किससे, जो GST का रेट है। तो ये जो वैल्यू कंप्यूट होके आएगी ये क्या आएगी, ये आएगी बेटा GST वैल्यू। ठीक है, और इन केस अगर आप GST के रेट से मल्टीप्लाई नहीं करते तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी कंप्यूट होकर। लो ये बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा। तो वैल्यूएशन ऑफ रूल्स में बेसिकली बेटा हमने रूल कितने पढ़े, हमने पढ़े यहाँ पर 10 रूल्स। कौन कौन से, रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 31 कैपिटल A, 32 जो बात करता था सर्टेन सप्लाईज की वैल्यूएशन की। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। 33, 34 और 35 ये हमने 10 रूल यहाँ पर पढ़े। अब जो CS और CMA के स्टूडेंट है बेटा वो इन रूल्स के साथ जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वैल्यू ऑफ सप्लाई उसे भी साथ में मर्ज करके पढ़े, तो पूरा जो कंसेप्ट है वैल्यूएशन का वो आपका प्रिपेयर हो गया है। साथ ही बेटा अब जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वैल्यूएशन के, अब उन्हें आप अच्छे से करिए। GST में
एग्जामिनर जो है बेटा वैल्यूएशन चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन पिक करता है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि पूरा जीएसटी कोर्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम हर टॉपिक पर उतना ही टाइम डिवोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हमें होना पड़ता है। तो उस केस में आप वैल्यूएशन चैप्टर को हल्के में मत लेना, स्किप ना कर देना। ऐसा मत समझना कि वैल्यूएशन चैप्टर तो हल्का सा है, आसान है, कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लॉ पढ़ते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं उस टाइम हमें प्रोविज़न समझ आ जाते हैं, इजी लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं बेटा तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, फंस कर खड़े हो जाते हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा प्रैक्टिस ना करना। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए आप, जितने भी क्वेश्चन है आपके पास उसे उठाइए, कोई स्कैनर है या मॉड्यूल के क्वेश्चन है उन्हें तो करना ही करना है। अदर कोई मटेरियल है जिसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं तो आप उन्हें ज़रूर करिए, ठीक है बेटा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।